नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आज बहुत सारी खबरें हैं। शुरुआत हम बंगाल की खबर से करेंगे। ममता बनर्जी ने 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया विधानसभा का। उसकी कार्रवाई शुरू हो चुकी है और यहां ममता बनर्जी महिलाओं के खिलाफ अपराध और खासतौर पर बलात्कार के दोषियों को फांसी की सजा देने के लिए कानून लेकर के आई और उनकी मांग है कि इस कानून को जल्द से जल्द लागू किया जाए। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं कि क्या केंद्र राज्य की सरकार ऐसा कोई बिल ला सकती है, उसे पारित करा सकती है, लागू करा सकती है। इस पर हमने कल भी कुछ बात की थी, आज भी करेंगे। लेकिन उसमें जो खास प्रावधान है वो ये है कि बलात्कार के आरोपी को 10 दिन के अंदर मौत की सजा दी जाए। अब इस बात को लेकर के विधि विशेषज्ञों के बीच में भी एक बहस छिड़ी हुई है कि क्या केवल दिखावे का बिल है, क्या केवल एक पोस्टरिंग की जा रही है और उसके लिए कानून का विधानसभा का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या यह कोई व्यवहारिक बिल है? 10 दिन में आप किसी को फांसी दे सकते हैं क्या? किसी की जान ले सकते हैं क्या? ये सारी बातें। लेकिन ममता बनर्जी को वहां पर अपनी राजनीति करनी है। उन्होंने कहा था कि मैं ऐसा बिल लेकर के आऊंगी और बीजेपी की मजबूरी यह है कि उसने इस मामले को इतना बढ़ा दिया है आगे कि अब अगर कोई अटपटा कानून बनाने की बात क्या कर भी दे ममता बनर्जी, तो उसका समर्थन उनको करना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी वहां इसका समर्थन भी कर रही है। इसमें 2-3 अपडेट है, मैं आपको दे दूं। पहले तो आरजी कर अस्पताल के जो प्रिंसिपल थे संदीप घोष को कल ईडी ने, सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है और जो मामला उनके खिलाफ अब निकल करके सामने आ रहा है वो केवल वित्तीय अनियमितताओं का नहीं है। हालांकि धाराएं वित्तीय अनियमितताओं की लगाई गई हैं, 420 भी लगाया गया है उनके ऊपर, 120 भी, माफ कीजिएगा, और साजिश का आरोप भी है। लेकिन सीधे सीधे ये उस ट्रेनी डॉक्टर की हत्या से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। लेकिन इसकी डिटेल में आपको बताता हूं, फिर हम लोग इस कानून के बारे में भी बात करेंगे। ये जो शिकायतकर्ता हैं ये उसी अस्पताल में काम करने वाले असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट हैं। इनका नाम है डॉक्टर अख्तर अली। इन्होंने 1 साल से डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ, इसी व्यक्ति के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था। इसके लिए उन्होंने कानून, वहां की पश्चिम बंगाल पुलिस की जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, ब्रांच है, उसको भी लेकर बहुत सारी चिट्ठियां लिखी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब जब मामला बढ़ा और हाईकोर्ट ने इन वित्तीय अनियमितताओं की जांच भी सीबीआई को दे दी, तब जाकर के उनकी इस शिकायत पर कोई कार्रवाई हो रही है। अब आप जरा सोचिए कि उनकी शिकायत में क्या क्या है, ये आप जानेंगे तो आपको हैरानी होगी। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि जो अनक्लेम्ड शव हुआ करते थे अस्पताल में, उन तक की तस्करी की जाती थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि बायोमेडिकल वेस्ट, उसकी तस्करी की जाती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यहां पर जो टेंडर दिए जाते थे वो मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिसिन सप्लाई करने वाली एक लॉबी है, सिंडिकेट है, उसको किए जाते थे। अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये बंगाल असेंबली के अंदर की तस्वीर है, जहां ममता बनर्जी के इस बिल पर इस वक्त शुभेंदु अधिकारी, जो कि विपक्ष के नेता हैं, वो वहां पर बोल रहे हैं। इन व्यक्ति ने, अख्तर साहब ने अपनी शिकायत में यह भी बात लिखी थी कि वहां पढ़ने वाले स्टूडेंट से 5 से 8 लाख रुपया संदीप घोष लेता था। क्यों? उनको पास करने के नाम पर। और इन्हीं सारी बातों के बीच में फिर यह आरोप लगने लगे कि क्या ये ट्रेनी डॉक्टर इन सब बातों के बीच में जान गई थी, उनकी हत्या के पीछे ये सारी बातें तो नहीं है। एक बात और जो मुझे खटकी, मैं आपको मेहमानों से मिलवा देता हूं। सभी मेहमान आ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ आ चुके हैं, समीर चौगांवकर साहब, अवधेश कुमारी सर, बहुत स्वागत है आप लोगों का। आप विधानसभा की कार्रवाई आपको हम दिखा रहे थे, आपने सोचा, मैंने तो नहीं देखा कभी कि किसी, क्योंकि 2-3 लोग और इसमें जो हैं उनको अरेस्ट किया है, उनको अपनी हिरासत में लिया है सीबीआई ने। उसमें एक बॉडीगार्ड है, किसी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के पास बॉडीगार्ड हो, मैंने तो नहीं देखा सर। और क्यों हो? नहीं, आमतौर पर टीचर है। हाँ, प्राइवेट बॉडीगार्ड जैसा तो होता नहीं होता ना। हाँ, लेकिन संदीप घोष का मामला है भी थोड़ा अलग। जितना कुछ अभी तक आया, और हम लोग जो उस दिन बात कर रहे थे, अब तो उस पर मेरा बहुत दृढ़ विश्वास होता जा रहा है कि ये एक दुष्कर्म और हत्या भर का मसला नहीं है। और अख्तर अली ने ये तीसरे चौथे दिन ये आरोप लगा दिए थे, बहुत डिटेल में उन्होंने बताया, बहुत जगह उसको विस्तार से चर्चा हुई उस वक्त। और अगर उसको ध्यान से सिर्फ देख लें तो ऐसे लगता है कि जो ये आरजी कर मेडिकल कॉलेज था, ये पूरे प्रदेश में डेड बॉडीज का, दवाएं जो टेंडर होती थी, वहां जिस तरह से विद्यार्थी पढ़ते थे उनसे जो वसूली होती थी, और जितने तरह के अपराधी होते हैं उनका एक पनाहगाह भी था। उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि अलग अलग तरह के लोग पुलिस के संरक्षण में वहां होते थे। ये अख्तर अली के आरोप हैं। यानी तस्करी शब्द जो है वो तो एक, हम लोग आमतौर पर कहां इस्तेमाल करते हैं, 2 देशों के बीच कहीं बॉर्डर ले जाना है, 2 राज्यों के बीच कहीं बॉर्डर ले जाना है। यहां जो वो कह रहे हैं कि अस्पताल के जितने संसाधन थे उनका दुरुपयोग इस डॉक्टर की निगरानी में हो रहा था। अब अगर इसको आप देखें कि इस डॉक्टर के रहते इतना गंभीर मामला हो गया और ममता जी ने इसको और बढ़िया अस्पताल में एक भेज दिया, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि संरक्षण तो इसके ऊपर कहीं ऊपर से है।
अब ऐसे में एक बॉडीगार्ड हो या पूरा चेन ऑफ बॉडीगार्ड हो या पूरा मतलब ऐसे व्यक्ति के संरक्षण के लिए तो कुछ लोग लगेंगे ना। मैंने इसलिए बताया क्योंकि वो बॉडीगार्ड भी अरेस्ट हुआ है, उस बॉडीगार्ड को भी गिरफ्तार किया है सीबीआई ने, और 2 और लोग हैं, और वो जो 2 लोग हैं वो वेंडर हैं। मतलब अभी जांच में इतना जल्द, अभी ये वाली जांच तो अभी ट्रांसफर हुई है ना सीबीआई को। सौरभ साहब, आपको याद हो तो हम लोग 4 दिन पहले भी इस पर चर्चा की थी, और मुझे लगा था कि मैंने कहा था कि ये सिर्फ रेप का मसला नहीं है, और क्योंकि एक मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट का उसी के कॉलेज में इस तरह से रेप हो जाना बहुत मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि कोई मेडिकल कॉलेज की लड़की इतनी, ये बहुत बड़ी साजिश या बहुत बड़े रैकेट का एक हिस्सा है जिसकी शायद जाने अनजाने वो गवाह बन गई थी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो सब एजेंसी करेंगे, मेरा कोई एजेंसी से या जांच से कोई बड़ा मसला नहीं, मेरी अपनी समझ लगती है कि वो एक कोई बड़ा माफिया, बड़ा रैकेट, जिसे आप मेडिकल माफिया कह सकते हैं, बिल्कुल लग रहा है फिल्मी तो जैसे, फिल्मी, वो तो वो वैसा लग रहा है उसको, और वो उसकी जाने अनजाने, कई बार होता है ना कि कोई अपराध आप देख लेते हैं जी, आप उसमें शामिल नहीं है लेकिन आप देख लेते हैं, तो उसको लगता है कि ये सब चीजें खोल देगा, तो वो भी एक कारण उसमें बन सकता है। और उसके बाद ये सब हुआ, क्योंकि आप सोचिए केवल बलात्कार का मामला होता तो ये तो, अब बलात्कार और हत्या तो छूट गई है, उससे बड़ी चीजों को सामने आ रही है जो अभी प्राइमरी पेज पर है, प्राइमरी स्टेज पर है, तो फिर और ये वेंडर को, गार्ड को, ये सब चीजें आ रही हैं। वो मुझे पहले दिन से भी यही लगा कि सर इतना ही नहीं, एक चीज और ऐड कर देता हूं इसमें, कल ही का ये डेवलपमेंट है, जो तृणमूल कांग्रेस की छात्र विंग है, छात्र परिषद, उसने अपने एक व्यक्ति को सस्पेंड किया है, अपने सदस्यता से उसको सस्पेंड किया है। वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाला एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर है, पोस्ट ग्रेजुएट की ट्रेनिंग करने वाला, और उसके ऊपर आरोप यह है कि जो तस्वीर आई थी उस क्राइम सीन की, उसमें वो दिखाई दे रहा था। क्राइम सीन पर वो व्यक्ति क्या कर रहा था, जब ये बात उठी, जब ये बात बढ़ने लगी, तो टीएमसी की छात्र विंग ने उसको सस्पेंड कर दिया। हालांकि वो आदमी कह रहा है कि मैं वहां नहीं गया था, लेकिन आपने उसको सस्पेंड क्यों किया है? क्यों? और इसी शक में कहा है कि जब तक ये बिल्कुल ये साबित नहीं हो जाता कि इनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, हम इनको निलंबित कर रहे हैं। अब दूसरे कॉलेज में पढ़ने वाला टीएमसी के छात्र विंग का डॉक्टर क्या कर रहा था? क्राइम सीन पर क्या करने आया? क्या लेना देना था उसका? क्यों बुलाया गया उसको? और ये जो बिल आ रहा है ना, मुझे लगता है वो भी इस सब पर एक पर्दा डालने के लिए, क्योंकि आप इस पर फोकस करने से कि महिला अपराध हुआ है, बलात्कार हुआ है, उस पर तो अभी देश के भी कानून है जिस पर भी हमारी चर्चा हुई, लेकिन वो भी कानून बना सकते हैं, नहीं वो भी बना सकते हैं, लेकिन वो आज जो उनकी जल्दी है और बार बार वो जो आ रहे हैं, तो वो ये है कि कहीं एक जो हिस्सा और बच गया गंदगी का, वो न सामने आ जाए। कल ये बात जब आई कि ये बिल आज पास, मैंने भी बात हुई कि आज पास लाया जा सकता है, मैंने भी कह दिया था बना सकती हैं कानून, आपने फिर उस पर काफी लंबा बताया था। अब वो कह रही 10 दिन के अंदर फांसी दो, ये मांग है उसकी। अच्छा, इसमें एक चीज, सिर्फ सारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक काला पट्टा पहन के फुल स्क्रीन दिखा दीजिए विधानसभा की तस्वीर। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो ममता बनर्जी कह रहे हैं कि हम भी उसी लड़की के लिए लड़ रहे हैं, उनके विधायकों ने और उन्होंने खुद ने ये भी करना जरूरी नहीं। एक सामान्य प्रतिकार होता है, प्रतीकात्मक विरोध के में आए हैं, नहीं बिल को लेकर नहीं आए ना, विरोध बिल का कोई विरोध नहीं, ममता बनर्जी का वो विरोध तो घटना का कर रहे हैं ना। नहीं तो टीएमसी के विधायक तो ममता बनर्जी का विरोध नहीं करेंगे ना, उन्हें ये कहना चाहिए ना कि हम भी उसी के साथ। ममता काली घटना तो सबके लिए है ना। ममता बनर्जी तो विपक्ष का काम भी करती है ना, तो ऐसे भी लगा लेना चाहिए। जब विपक्ष जो है धरना देता है तो वो सीबीआई के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है ना। मेरा ये मानना है कि ये काला धब्बा है, काली घटना है, तो सबको ये करना चाहिए। पूरे को एक साथ मिला के देखना होगा। पहले मैं आता हूं उस गार्ड पर, उस गार्ड का एक वीडियो आया जिसमें वो प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है जो नया प्रिंसिपल है, उसके कमरे में घुस के उनको धमकी दे रहा है। तो बोला कि भाई अब आप यहां क्यों हो? वो बोला कि ममता बनर्जी के चीफ मिनिस्टर का मैं आदमी हूं, फोन करो। वो वीडियो चल रहा है। तो बोला कि चीफ मिनिस्टर के आप आदमी हो तो प्रिंसिपल के कमरे में आप क्या करने आए हो यहां? तो फिर वो बोला कि आप देखो, आपको मैं सीधा कर दूंगा और आपको मैं सीधा फोन लगाओ, अभी ऐसे बोल रहा है। वो वीडियो चल रहा है। अच्छा, बॉडीगार्ड ने कहा? जी, वो गार्ड जो है, वो जो उनका बॉडीगार्ड है, वो बिल्कुल पता नहीं वही आदमी है, नए प्रिंसिपल को वो बोल रहा है। तो वो सामने आया था और ये वीडियो खूब चला था। देखिए, मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि इस प्रकरण ने फिर एक बार साबित किया है कि ममता बनर्जी की पूरी सत्ता, जाने कुछ तो जानबूझकर, कुछ उनके अनजाने में भी, हर स्तर पर माफियाओं, मत कहिए न कुछ उसको बताऊंगा। नहीं, वो थोड़ा सा मैं बता रहा हूं कि अनजाने क्यों अब इतने के बाद भी अगर अनजाने हम लोग कहेंगे
ममता बनर्जी के जाने बिना अब कुछ हो ही नहीं नहीं, रहा, उसको भी अनजाने न कहे। मैं स्पष्ट कर रहा हूं ना, अनजाने के बोलिए। अनजाने का मतलब क्या है? देखिए, वो एक पूरा अपराधियों, माफियाओं, माने सत्ता पोषित एक ऐसे मतलब भयानक तंत्र का है जहां कोई उसमें से बच के निकलना आसान नहीं है। वो जो पूरी स्थिति दिखाई दे रही है, और ये जो बिल आया है जिसके बारे में मैंने कल टिप्पणी की, हालांकि कई लोगों की उसमें टिप्पणी आई, वो बिल भी जो ये हो जाता है ना कि आप अभी तक अपने अपराध सत्ता को ढकते रहे हैं, अपराधियों के साथ खड़े रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे स्थिति हाथ से नियंत्रण हो रही है, तो विचलन की स्थिति में हम क्या क्या करते हैं। तो इसलिए मैंने कल हुईम शब्द का प्रयोग किया था। एक झनक होता है, साफ सनक नहीं बोलते हैं उसको, एक झनक होता है कि अब मैं लाके दिखा रहे हूं। अब इस कानून का हश्र क्या है कि ये बात सही है कि ये कंकरेंट लिस्ट लॉ एंड ऑर्डर इसलिए बना है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर तो मूलतः स्टेट की समस्या होती है, क्राइम उसके, तो क्राइम अगर स्टेट स्पेसिफिक है, इनको बनाने पर रोक नहीं है, लेकिन स्टेट स्पेसिफिक्स पर आप बनाते हैं तो फिर सेंटर के पास भी आप भेजते हैं कि इसकी भी अनुमति दीजिए ताकि ये सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर स्वीकृत हो जाए। अब अगर किसी विषय पर सेंटर का कानून है तो अब न्यायालय की समस्या होगी कि वो उसके कानून को मानेगा कि इनके कानून को मानेगा। तो ये जानते हुए भी जानबूझ करके, और ये स्थिति भाई उसको रोका किसने? आज न्यायालय ने वैसे भी अनेक बलात्कारियों को फांसी की सजा अपने स्तर पर दी है। तो ये जो प्रिंसिपल की गिरफ्तारी है, प्रिंसिपल की गिरफ्तारी सीबीआई के जो सूत्र हैं उन्होंने बताया कि ये बलात्कार और हत्या के मामले में नहीं है, और उस गार्ड की भी जो गिरफ्तारी है वो भी इस मामले में नहीं है। नहीं है। तो इसीलिए यह दिखाई दे रहा है कि सीधे सत्ता तक पहुंच है। आप अपना एक अपराध तंत्र चाहते हैं, उससे आप पैसे और धन बेचते हैं, उसके अनुसार आप व्यक्ति तैयार करते हैं, वो एक संरक्षण है। और पैसा कमाने को और प्रदेश को कुछ नहीं है कि अस्पताल में पैसा कमाना है, सत्ता, डेड बॉडी से पैसा कमाना है। इटली में 19वीं सदी में जो माफिया तंत्र था उसकी कथा आप पढ़ेंगे, पता नहीं चलता था कि आज गाड़ी कैसे उड़ गया, आज पुल कैसे उड़ गया, कोई जज ने फैसला दिया उसकी हत्या कैसे हो गई। वहां माफिया शब्द वहीं से निकला है, माफियोसी से। हाँ। तो वहां ऐसा ही नहीं चलता था। धीरे 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 तब जा करके यह पता चला है कि सत्ता से लेकर नीचे तक ऐसे ही माफिया, यही माफिया। ये बिल ममता बनर्जी ला रही है, आपने हनक और सनक के बीच में एक शब्द प्रयोग किया, झनक, मतलब केवल दिखावे के लिए, आई वॉश। दोनों है ना, असंतुलन भी है और झनक भी है कि हम जितने अरे हुए थे वैसे ही अरे हुए हैं, मेरे विनम्रता नहीं है, मैं झुक नहीं सकती हूं। तो केंद्र को आज भी चुनौती देने की स्थिति है। एक बयान और चल रहा है, उसके बारे में बता दूं बस आपको। शांतनु सेन तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं, ये डॉक्टर भी हैं, और इन्होंने इसी संदीप घोष के खिलाफ पहले भी बात उठाई थी, प्रोटेस्ट में पहले दिन से ये शामिल थे, और इसके बाद इनको इनके प्रवक्ता, पार्टी प्रवक्ता पद से ममता बनर्जी ने हटा दिया। आज उनका स्टेटमेंट सुनने लायक है और वो हम आपको सुनाना चाहिए अगर हमारे पास है। शांतनु सेन की बात आप सुनिए। वो ये कह रहे हैं, मैंने तो पहले भी कहा था कि आदमी सही नहीं है। आगे की लाइन, जब इंसान इंसाफ नहीं देता तो ईश्वर देता है। किसके लिए कह रहे हैं शांतनु सेन? अपनी मुख्यमंत्री के लिए। सुनिए। मेरा कहना यह है कि जब आदमी से विचार नहीं मिलता है तो ऊपर वाला आके विचार देके जाते हैं। ये जितना करप्शन के लिए आज संदीप घोष को अरेस्ट किया है और या बाकी 3 आदमी को अरेस्ट किया है, इस हर एक करप्शन को हम सामने लाया था जब हम रोगी कल्याण समिति का चेयरमैन होकर काम करने गया था 2023 का 27 फरवरी को। हम हर एक चीज़ को सामने लाया था, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था और कंसर्न जगह में उसको इन्फॉर्म भी किया था, कंसर्न सेक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ को भी बोला था, प्रॉपर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट दिया था। लेकिन ना जाने क्यों उस टाइम इसको लेके कुछ एक्शन नहीं लिया गया। इसलिए हमको यही कहना है कि जब आदमी से इंसाफ नहीं मिलता है तो ऊपर वाला आके इंसाफ देके जाता है। अब आप सोचिए, एक ये सांसद रहे जिनको आपने सुना, वो सांसद, ये पूर्व सांसद ये कह रहा है कि मैंने संदीप घोष के खिलाफ बाकायदा चिट्ठा दिया डॉक्यूमेंट का, और होम डिपार्टमेंट ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जाकर के दिया। भाई वो आदमी पहुंच रखता है, टीएमसी का आदमी है, वो गया बड़े अफसर को दिया जाकर के, कुछ नहीं हुआ। अब जाकर के सीबीआई ने गिरफ्तार किया। शांतनु सेन की जो भावना है, जिन्होंने जो शब्द कहा है, यह टीएमसी के ज्यादातर सांसदों की भावना है। अच्छा, कि जिस तरीके से बंगाल के अंदर यह सब चल रहा था, और ऐसा नहीं है कि ये पता नहीं था कि शांतनु सेन को सिर्फ पता था या कुछ चुने हुए लोगों को पता था। ज्यादातर टीएमसी के जो बड़े नेता, उन्हें पता था कि कलकत्ता के अंदर ही नहीं,
बंगाल के अंदर मेडिकल कॉलेज के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर किस तरीके से बड़ा एक सिंडिकेट काम कर रहा है और किस तरीके से पैसों की लूट हो रही है, किस तरीके से स्मगलिंग हो रही है, मतलब मेडिसिन का एक जिसे वो कहते हैं कि तस्करी हो रही थी। कहा जा रहा है, कल एक में कहीं खबर पड़ रहा था, कहा जा रहा है कि इसकी जांच तो एनआईए को देना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ मामला इतना तक सीमित नहीं है और इसकी बहुत बड़ी जानकारी उस डॉक्टर को लग गई थी कि किस तरीके से कहा जा रहा है कि वहां किडनी का रैकेट भी काम करता है, कि किडनी बेची जाती है। बांग्लादेश से लोग आते थे, वह एडमिट होते थे, उनकी किडनी निकाली जाती थी, उनको कुछ पैसा दिया जाता था, वापस बांग्लादेश भेज दिया जाता था। बहुत बड़ी मेडिकल एसोसिएशन के हेड ने भी कोलकाता में बिल्कुल ये बात कही है। अगर इसकी पूरी जांच होगी, अगर सीबीआई से बहुत डीपली अगर जांच करती है, सिर्फ करप्शन का मामला नहीं है, जो बड़ा वहां पर जो खेल चल रहा था, किडनी का रैकेट चल रहा है, जो वहां से मेडिसिन का जो बड़ा रैकेट चल रहा है, जिस तरीके से वहां पर पूरा करप्शन का मामला था, अगर सीबीआई जांच करके, मुझे लगता है कि अब इसके अंदर केंद्र सरकार को दखल देना चाहिए और एनआईए की जांच करवाना चाहिए। हालांकि ठीक है, एनआईए आतंकवादी गतिविधि की जांच करता है, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी लोगों का भी इसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका है। अब ये जो शांतनु सेन बोले, आपको लगता है ये अभी एक बगावत की शुरुआत है ममता बनर्जी के खिलाफ? देखिए, इमीडिएट तो बगावत नहीं होगी, लेकिन असंतोष बहुत ज्यादा पार्टी के अंदर, क्योंकि अभी इमीडिएट चुनाव नहीं है। लेकिन पहले ममता बनर्जी की सरकार में बगावत हुए, बड़े शुभेंदु अधिकारी तो ममता बनर्जी को ही छोड़ के आए, कई बड़े नेता ममता बनर्जी को छोड़ के निकले। जिस तरीके से ममता बनर्जी सरकार में अपनी तानाशाही चला रही है, विधायकों को, सांसदों से, पार्टी के पदाधिकारियों को कोई बात न पूछना है, जो निर्णय लिया उसे लागू करना है। और ममता बनर्जी की तानाशाही के कदम पर उनका भतीजा अभिषेक जिस तरीके से चल रहा है, और अभिषेक और ममता बनर्जी के बीच जिस तरीके से रस्साकशी सत्ता और संगठन को लेकर चल रही है, मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ममता बनर्जी के पार्टी में एक बड़ी टूट की संभावना नजर आ रही है। हो सकता है या तो अभिषेक बनर्जी पार्टी को हाईजैक करेंगे, अपने पास लेकर जाएंगे, या यह नहीं हुआ तो बड़ा वर्ग सांसदों का जो इस बात से नाराज है कि बंगाल की छवि को जिस तरीके से ममता बनर्जी ने खत्म किया है, मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में एक बड़ी समस्या ममता बनर्जी को देखने पड़ेगी और अगला चुनाव ममता जी की हार सुनिश्चित करेगा। ये सब चलें आगे, अगली खबर पर हम लोग बढ़ते हैं। ये बंगाल की खबर हमने आपको बताई। अब जरा उत्तर प्रदेश में चलते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। एक तो एक चुनाव ना हो गया, क्या हो गया, इतनी लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही है और डेट पता नहीं किसी को चुनाव होगा। अभी तक अधिसूचना नहीं जारी हुई है, प्रत्याशी आएंगे उसके बाद, लेकिन इन 10 सीटों के उपचुनाव की हवा इतनी बन गई है कि अखिलेश यादव वो रोज कुछ ना कुछ कहते हैं इसके ऊपर। पार्टी के, बीजेपी के सहयोगी जो हैं वो इसी काम में लगे हुए, नहीं 1 सीट हमको दे दो, नहीं 2 सीट हमको दे दो। अनुप्रिया पटेल सीट मांग रही हैं, संजय निषाद वो सीट मांग रहे हैं। चलो उनकी तो 1 सीट थी भी इसमें, अनुप्रिया पटेल दावा करे बैठी हैं और नहीं, जब नहीं मिल रही तो नाराजगी बताई जा रही है। फिर उनको पार्टी, अभी जितने मामलों में अभी आपने देखा था कि चिराग पासवान कुछ परेशान हुए बीजेपी के खिलाफ बोल बोल के, अलग अलग विषयों पर, खासकर आरक्षण के, ये भी बोल रही थी, जातिगत जनगणना पर भी ये बोल रही थी। अब अखिलेश यादव इनसे कह रहे, जैसे इन्होंने कहा अभी बहुत ताज़ा मामले में कि मैं तो जातिगत जनगणना के पहले दिन से पक्ष में हूं, जब संघ का कल बयान आ गया। तो अखिलेश यादव इनसे कह रहे हैं कि आप पक्ष में हर चीज़ के कराएंगे कुछ नहीं, सरकार में भी बने रहेंगे, जातिगत जनगणना भी चाहिए, होगा कुछ नहीं। तो ये सब दिखावा है, ये इनकी बात है। खैर, यूपी से 2-4 खबरें हमारे पास। और अरे ममता बनर्जी इस वक्त बोल रही विधानसभा में, पहले सुना दें आपको। সকল মাননীয় সদস্য সদস্যা, এই সভার এবং বাইরেও যারা আছেন, জানতে পাচ্ছেন, শুনতে পাচ্ছেন, প্রেস মিডিয়া সহ, তারা আমার বিরোধিতা করলেও আমি কিন্তু তাদের বিরোধী নই। আমি তাদের সকলকে, অ্যাসেম্বলির সব স্টাফেদের সকলকে, সেক্রেটারি জেনারেলের থ্রুতে, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের যারা আছে, প্রশাসনের যারা আছে, সকল ভাই বোনেদের আমি ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বলবো, মেয়েদের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে আমি যখন দিনটা ঠিক করেছিলাম স্যার, আমি তখন নিজেও এটা আমার নলেজে ছিল না, কিন্তু হিস্ট্রি রিপিটস ইটসেলফ, একটা কথা আছে, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়। মেয়েদের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে আমি যখন এটা বলছি আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে, তার কারণ এটা আমার আবেগ হচ্ছে। আপনারাও শুনলে আপনাদের গায়েও কাঁটা দেবে ঘটনাটা শুনলে। মেয়েদের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে 3রা সেপ্টেম্বর একটি ঐতিহাসিক দিন। আজ থেকে 43 বছর আগে 1981 সালে আজকের দিনেই ইউনাইটেড নেশনস মেয়েদের অধিকার সুরক্ষিত করার জন্য, তাদের বিরুদ্ধে সব বৈষম্য দূর করার জন্য চালু করেছিল দ্য কনভেনশন অন দ্য এলিমিনেশন অফ অল ফর্মস অফ ডিসক্রিমিনেশন এগেনস্ট উইমেন। সংগঠিত হয়েছিল ইউএনের আন্তর্জাতিক নারী
বৈষম্য বিরোধী কমিটি, এবং সেই দিনটা আজকের দিনের সাথে মিলে যাওয়াতে আমি ইউনাইটেড নেশনসকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবং বিশেষ করে নারী সুরক্ষার স্বার্থে আমাদের মা বোনেরা ভাইয়েরা যে লড়াই করছেন, সিভিক সোসাইটি থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রীরা, আমি সবাই, আমার লাইনে আসতে অনেক টাইম লাগবে, আপনার ট্রেনটা বেলাইন হয়ে গেছে, ওটা সামলান আগে। আমি আপনাদের বলি, আমি সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি, এটা অভিনন্দন নয়, আমার সমবেদনা পরিবারকে জানাচ্ছি, নির্যাতিত পরিবারকে। তার নাম তো নিতে পারি না, যে মেয়েটি নির্যাতিত হয়েছে তার জন্য আমি শোক জ্ঞাপন করছি। সাথে जो সাথে महिला সারা का ভারতবর্ষে निर्यातन हुआ है उनके ऊपर যারা उनके ধর্ষিত लिए शोक হয়েছে, ज्ञापन करिए ममता যারা बनर्जी। নির্যাতিত হয়েছে তাদের সকলের বিরুদ্ধে যে অত্যাচার হয়েছে, সেই অত্যাচারের করুণ কাহিনী আপনাদের একটি কথাতেও আমি শুনলাম না। তাদের সকলের ব্যাপারেও এই সভা শোক জ্ঞাপন করছি, এটা আমি আবেদন করব। अभी तक जितने भी এবং महिला के তাদের साथ পরিবারবর্গকে ऐसे निर्यातन हुए हैं उनको सभी के लिए ধর্ষণের শোক মতো জ্ঞাপন कर रहे हैं। নৃশংস নক্কারজনক ঘটনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত দ্রুত পুলিশি অনুসন্ধান ও বিচার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে দোষীদের কঠোর শাস্তি দেবার কথা আমরা বলছি। কেন বলছি তার নিশ্চয়ই हम लोग इस असेंबली से कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द जितने भी दोषी हैं उनको सजा दी जाए। কোন রকম শর্ত ছাড়া নিঃশর্তভাবে এই বিলকে সমর্থন করবে আশা রাখি। ধর্ষণ মানবতার इस বিরুদ্ধে बिल को सब कोई এক বড় অভিশাপ। समर्थन करेंगे और इस बिल के लिए ধর্ষণের নির্মম শাস্তি প্রাপ্য। इस बिल के ऊपर कोई যে भी সমাজে नहीं মেয়েরা रखा ভালো जाएगा, থাকে না, यही मैं आशा रखती সে हूँ। সমাজ কখনো ভালো থাকতে পারে না। আমি বিদ্রোহী কবি নজরুলের ভাষায় বলি, বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর। মনে রাখবেন, আমার নিজেরও মনে রাখবেন, আমি মনে করি পারিবারিক কাউকে আমি একজনকে হারিয়েছি। যখনই এ ধরনের ঘটনা ঘটে আমার কলম দিয়ে লেখনী বেরোয়, দেখবেন একটি আমার কবিতার বই আছে, তার হেডিংটা আছে সে নেই। দিল্লিতে যখন অভয়াকাণ্ড হয়েছিল তার নামেই আমি ওই বইটি অর্পণ করেছিলাম। जब भी ऐसी घटना घटती है तो मैं अपने कलम उठा लेती हूँ। इससे पहले दिल्ली में जब अभया का घटना घटी थी तब भी मैंने कलम उठाया था, मेरा किताब को अर्पण किया था अभया के नाम पे। এরকম টেন্টেটিভলি নাগাদ, অর্থাৎ 3 তারিখ, এই 10 তারিখ, 12 তারিখে আমি নির্যাতিতার বাড়িতে গিয়েছিলাম। ইভেন যেদিন মারা যায় সেদিনও আমি ফোনে তার সাথে, তার বাবা মার সাথে কথা বলেছিলাম। जिस दिन वो घटना घटी उस दिन भी मैंने फोन पर बात किया था। 12 तारीख में उनका घर पे पहुंचा था। তার আগে যিনি তদন্ত করছিলেন সেই অফিসারকে টোটাল অডিও ভিডিও সিসিটিভি ফুটেজ সবকিছু দিয়ে তার বাবা মার কাছে পাঠানো হয়েছিল, যাতে তারা সবটা জানতে পারেন, বাইরে প্রচার না করে। আমি उनके माता पिता के पास केस के आईओ को भेजा गया था, उनके पास सभी एविडेंस सीसीटीवी सब कुछ दिया गया था। এই আজকে সোমবার, সম্ভবত আমি সোমবারই গিয়েছিলাম, সোমবার, যে আপনারা আমাকে রবিবার পর্যন্ত সময় দিন। যদি আমরা টোটাল তদন্ত করে रविवार तक समय मांगा था। যারাই যুক্ত, তাহলে আমি নিজে সোমবার, আগামী সোমবার রবিবার পর্যন্ত দেখে আমি সিবিআই এর হাতে কেস তুলে দেবো। আমি নিজে গিয়ে मैंने उस सोमवार को कहा था कि रविवार तक मुझे समय दीजिए, रविवार तक मैं आखिर ये केस रिजॉल्व नहीं कर पाया तो मैं सीबीआई को सौंप दूंगी। এবং 164 জনের একটা সাইবার ক্রাইম টিম তৈরি করা হয়েছিল সমস্ত খতিয়ে দেখার জন্য। আমরা পুলিশকে বলেছিলাম सब कुछ जांच करने के लिए 164 जन के एक टीम तैयार किया गया था এবং সময়ও বেঁধে দিয়েছিলাম, কিন্তু মঙ্গলবার দিন সিবিআই হয়ে যায় কোর্টের অর্ডারে। ঠিক আছে, আমার কোনো, लेकिन मंगलवार को ही देखा गया कोर्ट के आदेश अनुसार सीबीआई को सौंप दी गई केस। আমরা এখন উই ওয়ান্ট জাস্টিস ফ্রম সিবিআই।
বিচার চাই, বিচার চাই। मैं भी ये कहना चाहूंगी कि सीबीआई, वी वांट जस्टिस फ्रॉम सीबीआई। এটা আমরা চাই। हम लोग चाहते हैं আমি- सीबीआई फांसी, सीबीआई के द्वारा फांसी दी जाए। আমরা কিন্তু ফাঁসি চেয়েছি প্রথম থেকে। हम কেন लोग पहले চেয়েছি? से ही सजा के स्वरूप আজকে যারা ফাঁসি আইনের मांगे थे। পরে আসছি, বিরোধী দলনেতা কতকগুলো কথা বললেন, রুলসে পরিণত করার দায়িত্ব কার্যকর হবে কি? গভর্নরকে, মাননীয় গভর্নরকে বলুন এটাকে সই করে দিতে বিলটা, তারপরে যদি কার্যকর বিরোধী না দল হয় নেতা- তার দায়িত্ব আমাদের। मैं विपक्षी नेता को मैं कहना चाहती हूँ कि राजभवन में राज्यपाल से कहे कि इस बिल को सिग्नेचर कर दे। আপনারা যেটা বলেছেন গভর্নমেন্ট ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট করেনি, আপনার বক্তব্যে বিরোধী দলনেতা বলেছেন। আমি মনে করি আপনার কথার উত্তরে আমার এটুকু বলার অধিকার আছে। এক সেকেন্ড, কারণ আমি সবই নিয়ে এসেছি সাথে, শুধু একটু অথেন্টিকেশনের জন্য কাগজগুলো আপনাদের অথেন্টিকভাবে আমি বলবো। मैं सभी कागज अपने साथ लाई हूँ, মনে রাখবেন, सब कुछ ऑथेंटिसिटी के साथ मैं कहना चाहूंगी। দেশের মধ্যে ছোট রাজ্য মিলিয়ে আমাদের সংখ্যা তৃতীয়, এটা পার্লামেন্টের কোয়েশ্চেনে, লোকসভার কোয়েশ্চেনে দেখে নেবেন। আমি আপনাদের বলি 1913 সালে আমাদের যে 88টা ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট ছিল তার টাকা কেন্দ্রীয় সরকার বহন করতেন, সেই টাকা দেয়া বন্ধ করে দিয়েছেন 2013 সাল থেকে। তা সত্ত্বেও আমাদের রাজ্যে বর্তমানে उनका पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है 2013 साल से। জন্য 52টি ডেজিগনেটেড কোর্ট আছে যাতে महिलाओं के लिए সংগঠিত অপরাধের মামলাগুলোর 52 দ্রুত বিচার হয়। कोर्ट है, এই কোর্টগুলো এখন क्योंकि महिला से जुड़े हुए कोई भी 3 লক্ষ कार्रवाई उसमें जल्द से जल्द 93,000 किया जाए। 620টি কেস দায়ের করা হয়েছে, তার মধ্যে 3,11,479টি কেসের ডিসপোজাল এর মধ্যেই হয়ে গেছে। মহিলা সংক্রান্ত 7,000 কেস কোর্টে পেন্ডিং আছে, আমাদের কাছে পেন্ডিং নেই। এটা হলো ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের ব্যাপার বলি। এবার আপনারা বললেন কামদুনি কেসে আমরা নাকি পিপি চেঞ্জ করেছি। পিপি চেঞ্জ অনেক সময় তার ট্রান্সফারের ব্যাপার আছে, প্রমোশনের ব্যাপার আছে, হাইকোর্ট তাকে, এখন হাইকোর্ট থেকে পারমিশন নিতে হয়, এসব ব্যাপার আছে। विपक्षी नेता ने कुछ देर पहले हाउस में कहा है कि लगातार कामदुनी मामले में पीपी को चेंज किया गया है। इस विषय में मैं कहना चाहूंगी कि पीपी को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी पीपी का प्रमोशन हो जाता है या फिर उसका तबादला हो जाता है। কিন্তু কোর্ট পাস্ট জাজমেন্ট এটা আমাদের হাতে নেই। 30 জানুয়ারি 2016 কোর্টটা তো আমাদের হাতে নেই, কোর্টটা তো আপনাদের হাতে আছে। এটা আপনাদের একটু ভালো রোল প্লে করুন, এটা আপনাদের কাছে আমি রিকোয়েস্ট করব। আমি আপনাদের আবার বলি, ইয়েস অ্যাবসলিউটলি, আমি আপনাদের বলি যে আমরা ফাঁসি চেয়েছিলাম, কিন্তু কোর্ট সেখানে কি শাস্তি দিয়েছিলেন? কোর্ট দিয়েছিলেন 3 were চার্জশিটেড। আমরা ট্রায়াল কোর্ট পাস্ট জাজমেন্ট অন 30 জানুয়ারি 2016, where out of 8 living accused, 1 accused expired during trial. 3 were कामदुनी मामले में एक एक्यूज का मौत हो गया था 3 were और charged एक with एक्यूज life का डेथ imprisonment पेनल्टी हुआ था। and 2 were acquitted. The state appealed before High Court against the acquitted of 2 accused person, যাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল তার বিরুদ্ধে। ट्रायल कोर्ट वो एक्यूज जो भी थे जिन्हें छोड़ दिया गया था उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। हाई कोर्ट पास्ट जजमेंट 6 অক্টোবর 2023, তাতে তারা শাস্তির ডেথ পানিশমেন্ট দেওয়ার বদলে দুজনকে দিয়েছিলেন লাইফ কনভিকশন, একজনকে ছেড়ে দিয়েছিলেন।
তিনজনকে 7 ইয়ার্স পানিশমেন্ট দিয়েছিলেন, আর অ্যাকিউটেড দুজন ছিলেন। दो एक्यूज को আমরা SLP এবং 9 অক্টোবর 2023 दो एक्यूज को यावज्जीवन दिया गया है और 3 एक्यूज को 7 साल के लिए कारावास दिया गया है। এবং কামদুনি, আপনার উত্তরে এগুলো কোশ্চেনের উত্তর আমি এগুলো জানালাম, কারণ এটা আমার জানানোর অধিকার এবং দায়িত্ব। কারণ আমি মনে করি অপোজিশনেরও একটা দায়বদ্ধতা আছে সরকারকে তার কোশ্চেনের উত্তর দেওয়া। 3, আপনারা অনেক কথা বলতে বলতে হঠাৎ বলে ফেললেন ট্রেনেও রেপ হয়েছে। ট্রেনটা কার দায়িত্বে? রাজ্য সরকারের। ট্রেনের ভেতরটা রক্ষা করার দায়িত্ব RPF এর। প্লিজ রিয়েলাইজ, রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স, এটা রেলকেও দেখতে হবে। ঘটনাগুলো ঠিক নয়। মনে করুন আমি এবার আপনারা কিছু প্রেসিডেন্ট দিয়েছেন, দিতেই পারেন, কিন্তু আমি কোনো কাগজ দিচ্ছি না। তার কারণ খবরে কাগজ দিচ্ছি না, কারণ এগুলো নিজেদের তৈরি করা রিপোর্টও হতে পারে। আমি স্পিকার সাহেবকে বলবো ক্রস চেক করুন অল অফ দ্য ফেক নিউজ, ম্যাক্সিমাম ক্রস চেক করে আপনি যদি দেখেন কারেক্ট ইনফরমেশন, আই ডোন্ট হ্যাভ এনি প্রবলেম। কিন্তু যদি দেখেন রং ইনফরমেশন, মিসলিডিং ইনফরমেশন, ডিসইনফরমেশন অ্যান্ড ডিস্টর্টেড ইনফরমেশন অ্যান্ড ডিস্ট্রাকটিভ ইনফরমেশন অ্যান্ড প্রভোকেটিভ ইনফরমেশন, দেন স্পিকার হ্যাজ দ্য রাইট টু ডিল ইট। মনে আছে আপনাদের? কেউ তো একবারও স্বীকার করলেন না উন্নাওয়ের কথা। 2017 সালে নাবালিকাকে ধর্ষণ করেছিলেন। আমি একজন বিধায়ক বলবো বিজেপি, কিন্তু আপনি বলতে বললেন আমি কিন্তু আপনার পার্টির নাম বলতাম না, সরি, এটা আপনি আমাকে বাধ্য করলেন বলতে, কারণ তিনি এখানে প্রেজেন্ট নেই তো বলে নামটা বললাম না। নামটা আমার কাছে আছে, আমি অ্যাসেম্বলি পার্লামেন্টে আমি সিস্টেমটা জানি। ধর্ষিতা মেয়ের বাবাকে তারপর বন্দি অবস্থাতেই হত্যা করেন ধর্ষকের বাবা, মানে ধর্ষক সেই বিধায়ক। মনে করুন আজ থেকে 4 বছর আগে 2020-এ এই সেপ্টেম্বর মাসেই হাতরাসের ঘটনা, যেখানে একটি দলিত মেয়েকে গণধর্ষণ করা হয়। বিচার তো পায়নি, সেও বাঁচেনি। বিভিন্ন রাজ্যে চলছে একের পর এক ঘটনা। এটা গ্লোরিফাই করার নয়। 70 পেরোনো বৃদ্ধও আছেন, 3 বছরের শিশুও আছেন, নার্সও আছেন, স্কুল ছাত্রীও আছেন। কথা বলবেন না, শুনুন। যখন বলেছেন ধৈর্য ধরুন, ডিস্টার্ব করবেন না ওনাকে, প্লিজ প্লিজ বি কুল। আপনার শুনুন, ডিস্টার্ব করবেন না ওনাকে। इस बिल में 3 साल के बेटी भी है, नर्स भी है। শুনতে হবে প্লিজ। আরে এখনো তো অনেক বাকি আছে, শুনুন আগে। ঠিক আছে, अभी तो और भी कुछ बाकी है, पहले शांति से सुनिए। যে আজকে প্রতিদিন দেশে প্রায় 90টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। ये फैक्ट है कि देश में हर दिन 90 মৃত্যু ঘটে, ऐसी घटना घटती है। ये बहुत ही दुखदायक एक घटना है। চলন্ত গাড়িতে 17 বছরের মেয়ে ধর্ষিতা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের বারাবাঁকিতে 9 বছরের মেয়ে ধর্ষিতা হয়েছেন। उत्तर प्रदेश में नए साल का एक बेटी को ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। बलात्कार किया गया है। শহরে 6 বছরের মেয়েকে ধর্ষণ করেছেন। बुलंदशहर में 6 साल का एक बेटी को रेप किया गया है। একটি মেয়ে ধর্ষিতা হয়েছেন। উত্তরাখণ্ডের নাচ ধর্ষণ, 9 দিন পরে দেহ পাওয়া গেল। ওড়িশাতে ধর্ষণ হলো পেশেন্ট। মহারাষ্ট্রের বদলাপুরে 2 নার্সারির বাচ্চা সেক্সুয়ালি অ্যাসাল্টেড হলেন। महाराष्ट्र में 2 नर्सरी के बच्चे के साथ মেয়েকে ধর্ষণ করা হলো, बलात्कार किया गया। मुंबई में बलात्कार किया गया। 14 বছরের মেয়েকে গণধর্ষণ। आसाम में 13-14 साल का एक बेटी को बलात्कार किया गया, বিচার হলো না। রাজস্থানের लेकिन বোলপুরে कोई भी विचार नहीं हुआ।
যোধপুরে 3 বছরের বাচ্চাকে ধর্ষণ, এই जोधपुर में 3 साल का एक बेटी को बलात्कार किया गया। আমি बली ছি ছি, যেই ঘটাক এই ঘটনা তাদের বলি লজ্জা। मैं कहना चाहती हूँ कि ये बहुत ही शर्मदायक एक লজ্জা विषय है। ধর্ষণ আজকে আপনারা একটা বলেছেন আপনাদের বলতে জাতীয় বলার সুযোগ লজ্জার বলা যায়নি, পর্যায়ে আপনারা- পড়ে গেছে। আসুন আমরা সবাই মিলে একমত হই, ধর্ষণের বিরুদ্ধে সমাজ সংস্কারের প্রয়োজন আছে, মানুষের জাগরণের প্রয়োজন आइए আছে। हम सभी एक ही এই साथ বাংলা অনেক एकजुट সমাজ होते हैं সংস্কার করেছে। রাজা और রামমোহন রায় समाज की যখন संस्कार সতীদাহ करने की প্রথা जरूरत है। সংস্কার করেছিলেন, এখানে আইন एक পাস साथ হয়েছিল एकजुट এই हुए বাংলায়। होकर ये करना তখন पड़ेगा। কিন্তু তাকে অনেকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু মনে রাখবেন, রাজীব গান্ধী যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, এই আইনটা অল ইন্ডিয়া আইন হিসেবে সতীদাহ প্রথা নিবারণটা পাশ হয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মনে রাখবেন, বাল্য বিবাহ বন্ধ, বিধবা বিবাহ প্রচলন করেছিলেন। विद्यासागर বিদ্যাসাগর জি নে জন্য রাজা রামমোহন রায় করেছিলেন এবং এই আইন এখানে পাস হয়েছিল। विधवा विवाह তারপরে प्रवर्तन किया था। রাজীব গান্ধী রাজা যখন রামমোহন রায় ने প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, सतीदाह তখন प्रथा দিল্লিতেও का পাস अवलुप्ति হয়েছিল। घटाया था। পার্লামেন্টে এটা এখন অল ইন্ডিয়া আইন। কি মিহির গোস্বামী, তুমি তখন কংগ্রেস করতে, তুমি জানতে না এটা? জিজ্ঞেস করুন। যদি একটা ব্যাধি হয়, ব্যাধিটাকে সারাতে হবে। মনে রাখবেন, এই অনুযায়ী দেশের ধর্ষণের ঘটনায় সাজার হারও খুব কম। কেন সাহস পাচ্ছে এত, এটা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। ক্রাইম इन इंडिया देश में 2022 जितने भी बलात्कार हुआ है उसमें सजा का जो रेशियो है वो बहुत ही कम है। ধর্ষণের ঘটনায় সব রাজ্যেই পুলিশ আছে, সেন্ট্রালেও আছে। ধর্ষণের ঘটনায় গড়ে ৭৬% ক্ষেত্রে পুলিশ তদন্ত শেষ করে চার্জশিট জমা দিতে পেরেছে, কিন্তু মাত্র 2.6% 56% ক্ষেত্রে অপরাধী দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। প্রবলেমটা কিন্তু এই জায়গায় রয়ে গেছে, গলদটা। जितने भी बलात्कार हुआ है उसमें 76% केसेस में पुलिस ने अपनी चार्जशीट दिया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 256% केस में दोषी को सजा मिला है। আমি যেহেতু তার কাছ থেকে কোনো উত্তর পাইনি, উত্তর দিয়েছেন একজন উইমেন অ্যান্ড চাইল্ড ডিপার্টমেন্টের মিনিস্টার। मैंने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है। সেটাকেও কাউন্টার করে আমি প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছি, যদি দিল্লি নিজে लेकिन मुझे उत्तर मिला है वुमेन और चाइल्ड डिपार्टमेंट की तरफ से। সবার জ্ঞাতার্থে मैंने उनको भी काउंटर करके पत्र लिखा है। আমি প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠিগুলো এখানে পেশ করলাম। ন্যায় সংহিতা प्रधानमंत्री को लिखे गए चिट्ठी भी मैं यहाँ पर पेश करना चाहती हूँ। তাড়াহুড়ো করে পাশ করা হয় নির্বাচনের আগে। আমি বারবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলেছিলাম, এটা তাড়াহুড়ো করে করবেন না, এটা আমাদের রাজ্যগুলোর সাথে इससे আলোচনা पहले भी করুন। बिल पास हुआ है শুধু একটা চিঠি और দিলে वो দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। जल्दबाजी में किया गया है। আমি অনেকবার অপোজ করেছি যে এটা কিন্তু मैंने बहुत बार अपोज भी किया है इस बिल के बारे में कि ये जल्दबाजी में लिया जा रहा है। আমি বলেছিলাম নতুন গভর্নমেন্ট আসুক, তাদের সাথে আলোচনা করুন, লোকসভায় আলোচনা হোক, রাজ্যসভায় আলোচনা হোক, বিরোধী দলের সাথে আলোচনা হোক, সরকারি দলের সাথে আলোচনা लोकसभा হোক, और তারপরে এটা আপনারা করুন। কিন্তু সেটা राज्यसभा তারা में করেননি। इस बारे में তাই आलोचना আজকে किया বাধ্য जाए, হয়ে আমরা विपक्षी दलों से बातचीत সারা किया দেশের जाए। মেয়েরা যাতে সুফল পায়। মনে রাখবেন, আজকে বাংলাকে নিয়ে শুধু বদনাম যারা করছেন, বাংলার সম্মান নিয়ে ভাবুন। বাংলা মাকে বদনাম করলে আপনার গায়েও লাগবে, আমার গায়েও লাগবে। আমাকে আপনারা 50টা কটু কথা বলুন, আমার কোনো যায় আসে না। যেভাবে আপনারা আমাকে অসম্মান করেছেন, আপনাদের প্রধানমন্ত্রীকে আমরা সেভাবে অসম্মান করিনি। কখনো ভেবেছেন? आप लोग जिस तरीके से मुझे लगातार असम्मान किए हो, मैंने प्रधानमंत्री को इस तरीके से कभी भी असम्मान नहीं किया हो। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে
বিরুদ্ধে বলে, আপনাদের মুখ্যমন্ত্রীগুলোর বিরুদ্ধে বলে, আপনারা তখন কি দেখবেন? আমি চেয়েছিলাম এই বসুন আইনটা আপনারা, কি হচ্ছে নাকি? কেন্দ্রীয় সরকারই করুক, কিন্তু ওরা আইনটাকে যেখানে যেখানে ফাঁক রেখেছে আমরা সেখানে ঢুকেছি। मैं चाहती थी कि ये जो लॉ है ये लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट लाए। 7 মাসের মধ্যে জামিন পেয়ে যায় আর তাকে ফুল মালা দিয়ে, প্লিজ আমাকে বলতে দাও, তোমরা কথা বললে আমি বলবো না, এবং তাদের যদি ফুল মালা দিয়ে সম্বর্ধনা দেওয়া হয় তাহলে এটা এনকারেজমেন্ট হয়, कोई एक बलात्कारी 7 महीने के अंदर छूट जाते और उनको फूल माला से स्वागत किया जाए আমি কিছু প্রত্যাশা করি না। तो इसको क्या कहा जाएगा? বিলকিসের ধর্ষকদেরও জেল থেকে ছেড়ে দিয়ে মালা পরানো হয়েছিল, যাবজ্জীবন জেলের সাজাপ্রাপ্ত উন্নাওয়ের ধর্ষণকারী, সেখানেও বাবা রাম রহিম থেকে নামটা বাদ, সকলকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। এমনকি সাক্ষী মালিক আমাদের সোনার মেয়ে, তাদের উপরেও যে অত্যাচার হয়েছে, এবং আমার এখনো ডাউট আছে, আমি জানি না, বাট ক্রস চেক করলে দেখা যাবে ভেনাস কিন্তু দেশের জন্য গোল্ড আনতে পারত, কিন্তু ভেনাসকে আদৌ ভিক্টিমাইজ করা হয়েছে কিনা আগামী দিন ইতিহাস প্রমাণ করবে। আমি মনে করি নারী সুরক্ষা আমাদের অধিকার, মেয়েরা যাতে স্বচ্ছন্দে। मैं कहना चाहती हूँ कि नारी सुरक्षा हमारा अधिकार है। 49টি মহিলা থানা স্থাপন করা হয়েছে। সিপিএম আর इसी চিৎকার लक्ष्य করে में আছে, বিজেপি 49 महिला थाना बंगाल में तैयार किया गया है। আজকে সিপিএম এর আজকে কম্পিটিশন করে বেড়াচ্ছে, আমি ওয়ান না বিজেপি ওয়ান। শুনুন, মনে রাখবেন সিপিএম এর 34 বছরের আমলে একটা মহিলা থানা ছিল না, আমরা 49টি মহিলা থানা আমরা ইতিমধ্যেই করেছি। सीपीएम के टाइम पे 34 सालों में एक भी महिला थाना नहीं था, ছিল না। মনে রাখবেন लेकिन অবস্থায় গতি আনতে हमारे गवर्नमेंट के टाइम पे 50 महिला है। করেছি, 62টি পস্কো কোড করেছি, এখনো 10টি পেন্ডিং আছে, সেটা হচ্ছে হাইকোর্টের কাছে, আমাদের কাছে নয়। প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড, হাইকোর্টকে বলুন এটা তাড়াতাড়ি করে দেওয়ার জন্য। जो भी केस पेंडिंग है वो हाई कोर्ट के पास है, हमारे पास नहीं। ডেজিগনেটেড কোড রয়েছে যাতে মহিলাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত অপরাধের মামলাগুলো দ্রুত বিচার করা হয়। 52 ऐसे कोर्ट है जिस पर महिलाओं के साथ अत्याचार के मामले जल्द से जल्द विचार मिले। এটা এই সভা দল মত নির্বিশেষে সবাইকে বলে দিচ্ছি, সবাইকেই বলছি। কেন্দ্রীয় সরকারই বলছে বাংলাদেশের সারা ভারতবর্ষের মধ্যে কলকাতা সবচেয়ে নিরাপদ শহর। মনে রাখবেন কলকাতায় सबसे सेफेस्ट सिटी है। 7 লক্ষ নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে, গুজরাটেও उत्तर 5 प्रदेश में লক্ষ নারী 7 লাখ নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। नारी के साथ আর বাংলায় যারা छेड़छाड़ की गई है। তারাও 1.5 লক্ষর কাছাকাছি আছে, কিন্তু সেখানে বিচার হচ্ছে, বিচার পাচ্ছে। বিচারে কোর্টে যদি কোনোটা আটকে থাকে সেটা কোর্টের দায়িত্ব তাড়াতাড়ি করার। মনে রাখবেন সেখানে শুভেন্দু অধিকারী, প্লিজ শুভেন্দু অধিকারী, আই রিকোয়েস্ট ইউ নট টু বিহেভ লাইক দিস। আপনি লিডার অফ অপোজিশন, আপনাকে শোভা পায় না। সর্বশেষ প্লিজ তথ্য কিপ কোয়াইট, বলছে প্লিজ কিপ কোয়াইট। দেশে প্রতি লক্ষ মহিলা প্লিজ জনসংখ্যায় যেখানে 4.5টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে, সেখানে বাংলায় হার 2.3। তাও আমি মনে করি এটা একটাও হওয়া উচিত নয়। রাজস্থান, बंगाल में महिलाओं के साथ बलात्कार का परसेंटेज 2.3 है। मैं समझती हूँ कि ये भी नहीं होना चाहिए। বাংলার নামে যারা কুৎসা করে বেড়াচ্ছেন তাদের বলি, ধর্ষণের সবচেয়ে কম ঘটনা ঘটেছিল কলকাতাতেই। 19টি শহরের মধ্যে মাত্র 2টি, সর্বভারতীয় গড় 6.7। তাও আমি একটি ঘটনাও সমর্থন করি না। আমরা দ্রুত প্রচার চাই, আমরা শাস্তি চাই, ফাঁসি চাই। তারপরেও বাংলার নামে কুৎসা করে যাচ্ছে। এদের মতো
हम लोग चाहते हैं शास्त्री स्वरूप फांसी हो, लेकिन फिर भी बंगाल के नाम पे लगातार अपप्रचार किया जा रहा है। এটা বোঝানোর জন্য যাতে আপনারা লাইনটাকে বেলাইন করেন, ট্রেনটাকে ডিরেল্ট করেন। আগে নরেন্দ্র মোদীকে পদত্যাগ করতে বলুন, নরেন্দ্র মোদীর পদত্যাগ চাই। তার কারণ नरेंद्र मोदी को पदत्याग करने बोलिए, नरेंद्र मोदी को रिजाइन करने बोलिए। আমরা স্যার অমানবিক ঘটনা নিয়ে ওরা রাজনীতি করে, বিচার চায় না। ভারতীয় ন্যায় সেই কারণেই দ্রুত বিচারের জন্য ভারতীয় ন্যায় সংহিতার কয়েকটি ধারায় সংশোধন করে আমরা ধর্ষণের ঘটনার অপরাধে প্রমাণে সর্বোচ্চ মৃত্যুদণ্ডের সাজা প্রস্তাব করেছি। ন্যায় সংহিতা একটা নতুন আইন 64(1), 64(2), 66, 70 এবং 71 নম্বর ধারার ক্ষেত্রে সংশোধনী এনে এই ধরনের অপরাধ প্রমাণে भारतीय न्याय संहिता के ऊपर বিধান আনা হয়েছে। এই বিলে संशोधन लाकर ধর্ষণ বা যৌন নিগ্রহের শিকার फांसी কোনো को মহিলা বা শিশু পরিচয় फांसी का सजा को কোনোভাবে যেটা দিয়া যায়। প্রকাশ্যে না আসে। আগে তো বিলটা পাস হোক, তারপরে তো রাজ্যপাল সই করলেই এটা হয়ে যাবে রেজাল্ট। আইন সংশোধনের মাধ্যমে আমরা সেটাও করতে চাই। এটাও চাই যাতে আদালতের অনুমতি ছাড়া এই ধরনের মহিলা বা শিশুর পরিচয় কোনোভাবেই বিচার প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত এগুলো নিয়ে আলোচনা প্রকাশ্যে না আসে। স্যার, ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 72 এবং 73 किसी भी महिला या फिर সংশোধন করে बच्ची का नाम এর জন্য আমরা सामने 3 ना থেকে 5 आए। বছরের সাজার প্রস্তাব রাখছি। মনে রাখবেন, বাংলা প্রীতিলতা ওয়াদ্দারের মাটি, মাতঙ্গিনী হাজরার মাটি, কল্পনা দত্ত, বীণা দাস, সুনিতা চৌধুরী, মাদার টেরিজার মাটি। এই মাটি সারা দেশকে পথ দেখায়, পথ দেখাবে। কেউ কেউ বলছে আমরা নাকি আইন করতে পারি না। আমি তাদের জ্ঞানের জন্য বলছি, बंगाली सभी এটা সর্বৈব रास्ता মিথ্যা। दिखाता है। রাজ্য চাইলে আইন আনতেই পারে। সংবিধান আমাদের সেই অধিকার দিয়েছেন। ভারতীয় সংবিধানের যুগ্ম তালিকায় আইটেম নম্বর 1-এ चाहे तो ফৌজদারি আইনের वो উল্লেখ लॉ আছে। ला सकता है। সেক্ষেত্রে संविधान রাজ্য इसके চাইলে लिए আইন सभी राज्यों को पावर दिया है। অন্ধ্রপ্রদেশ মানছে, মহারাষ্ট্র মানছে, তারাও ক্রিমিনাল ল সংশোধন করে आंध्र আনতে प्रदेश চলেছে। और महाराष्ट्र भी ऐसा लॉ ला रहे हैं। সরকার আছে, আমরা তো বাধা দিইনি। তার রাজ্য বাঁচাতে সে আইন আনতেই পারে। আমি আপনাদের বলি, এটা রাজ্যপালের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠাবেন, তারপরে রাজ্যপাল সই করে এটা পাঠাবেন, রাজ্যপাল মাননীয় রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠাবেন। এটা মাথায় রাখবেন। আমি আপনাদের কাছে এবার বলি, राज्यपाल इस बिल को सिग्नेचर करते हुए राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। আমরা এই কারণে শব্দ করছি না, মাত্র কয়েকটি ধারা, শুনুন না একটু, শুনুন না একটু, হাত জোর করে বলছি শুনুন। মা বোনদের জন্য শুনুন, নারী নিরাপত্তার জন্য শুনুন, হাত জোর করে বলছি। প্লিজ কোনো কথা বলবে না। কেউ मैं কোনো सुनने কথা के लिए বলবে না। अनुरोध करता हूँ सभी से। আপনারা কেউ কোনো কথা বলবেন না প্লিজ। আমার একটু টাইম লাগতেই পারে, কারণ আমার অপোজিশন বসুন লিডারের আপনি, বসুন, আমি দেখছি। কোয়েশ্চেনের উত্তর দিতে আপনি হচ্ছে। বসুন, প্লিজ টেক ইউ সিট। মনে রাখবেন, এই নতুন বিলের তাৎপর্য 3টি। তাৎপর্যটা বুঝুন। 1 নম্বর বর্ধিত শাস্তি, 2 নম্বর দ্রুত इस बिल তদন্ত, का 3 तात्पर्य है। 2 নম্বর দ্রুত ন্যায় বিচার। নতুন আইন সুনিশ্চিত করবে যে ধর্ষণ এবং নারী শিশুর প্রতি সকল যৌন হিংসায় শাস্তি হবে কঠোরতম। ভারতীয় सभी ন্যায় बलात्कार সংহিতা में এবং शास्ति स्वरूप পোস্কো আইনে कठोर सजा दी जाएगी। যে শাস্তির কথা বলা আছে তা আমাদের আইনে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। ধর্ষণ ও গণধর্ষণের ক্ষেত্রে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার যে শাস্তির কথা বলা হয়েছে 10 থেকে 20 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ক্ষেত্র বিশেষে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড। আমরা এটাকে করছি আমৃত্যু সশ্রম কারাদণ্ড থেকে গুরুতর থেকে ক্ষেত্রে এমনকি প্রাণদণ্ড।
এইটুকুই আমরা চেঞ্জ भारतीय করেছি। न्याय संहिता में जो গণধর্ষণের ফলে धर- নির্যাতিতার মৃত্যু হলে बलात्कार के बारे में বা নির্যাতিত जो সম্পূর্ণ संविधान है 10 vegetable से হয়ে 20 গেলে साल के ভারতীয় कारावास ন্যায় সংহিতায় हम लोग उनको बढ़ा के लाइफ टाइम কারাদণ্ড এবং ক্ষেত্র বিশেষে कारावास যাবজ্জীবন और সশ্রম कुछ কারাদণ্ড আমরা कुछ এটা করেছি। तो ममता बनर्जी ने यह बिल पेश किया, फांसी की सजा 10 दिन में देने वाला कानून बना रही हैं वो बलात्कारियों को, और कह रही हैं कि जो लोग मेरे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं वो पहले मोदी जी का इस्तीफा मांगे, प्रधानमंत्री मुझसे पहले इस्तीफा दें। कोलकाता देश का सबसे सुरक्षित शहर है, इतना हंगामा हुआ उसके बाद वो ये बात कह रही हैं।